औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। So without wasting any time, we start the chapter number 2 of electric circuit. This is basic laws जो कि हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपने पिछला लेक्चर जो है वो सारा का सारा कवर अप कर लिया होगा, जिसमें हमने कुछ नहीं देखा था। हमने जस्ट ये देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सर्किट एलिमेंट्स इट कंसिस्ट ऑफ अ वोल्टेज सोर्स, इट कैन बी अ करंट सोर्स, इट कैन बी अ रेजिस्टर, और कोई ना कोई हमारे पास जो है वो लोड हो सकता है। ठीक है, सो लेटर ऑन वी सॉ कि हमारे पास जो है वो वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होता है, पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। इसके अलावा हमने ये देखा कि एक्टिव सोर्सेस कौन से होते हैं और पैसिव सोर्सेस कौन से। एक्टिव सोर्सेस वो हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और पैसिव वो होते हैं जो किसी पावर को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं। देखिए, सोर्सेस कैन बी डिपेंडेंट, सोर्सेस कैन बी इंडिपेंडेंट। सोर्सेस जो है वो आपके पास जितने भी सोर्सेस हैं वो सारे के सारे एक्टिव एलिमेंट्स हैं, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। उन सोर्सेस में हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी आते हैं, उन सोर्सेस में हमारे पास डिपेंडेंट भी आते हैं। इंडिपेंडेंट नेम से इंडिकेट हो रहा है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। डिपेंडेंट वो सोर्सेस होते हैं जो कि आपके पास सर्किट एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन बी वोल्टेज सोर्स एज वेल एज करंट सोर्स। तो आज हम पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए वो ये है कि व्हाट आर द फंडामेंटल लॉज दैट गवर्न इलेक्ट्रिक सर्किट। उसमें हमारे पास दो लॉज हैं, वन इज द ओहम्स लॉ एंड सेकंड वन इज द किरचॉफ्स लॉ। ओहम्स लॉ आप लोग ऑलरेडी एफएससी में और अपने फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि ओहम्स लॉ क्या होता है, बट स्टिल हम इसको विद रिस्पेक्ट टू द सर्किट्स जो है वो हम इसको देखेंगे, एंड लेटर ऑन वी विल सी कि किरचॉफ्स लॉज आपके पास क्या क्या है। ठीक है, these laws form the foundation upon which electric circuit analysis is built. Common techniques in circuit analysis and design are, सबसे जो कॉमन टेक्निक्स हम यूज कर रहे होते हैं कि रेजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन सीरीज, दे कैन बी कंबाइंड इन पैरेलल, we have to divide the voltage and currents, and we have to perform y to delta and delta to y transformations. ठीक है, ये हम सारे के सारे लेक्चर में कवर अप करेंगे कि कैसे रेसिस्टर्स को हम सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की डिवीजन कैसे होती है, और वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे पास सीरीज पैरेलल सर्किट से सॉल्व नहीं हो रहा होता तो हम उसकी डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं या वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। और ये सारी की सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं, चाहे वो सीरीज पैरेलल सर्किट्स हैं, करंट वोल्टेज डिवाइडर है या डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारे पास दिस इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द रेजिस्टिव सर्किट्स। ठीक है, दे कांट बी एप्लीकेबल टू अदर सर्किट्स, जिसमें इंडक्टिव सर्किट्स एंड कैपेसिटिव सर्किट्स जो है वो आ जाते हैं। So Ohm's law is actually a relationship between the current and voltage within a circuit element. So Ohm's law states that voltage across any element, any circuit element is directly proportional to the current flowing through it. कि किसी भी एलिमेंट के क्रॉस हम जितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली उस सर्किट में से करंट पास होगा, उसी एलिमेंट में से। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एलिमेंट है जिसके क्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V, तो उसमें से जो करंट पास होगा वो I होगा, so we can say V is directly proportional to I, where V represents voltage or and I represents the amount of current that is flowing through that element. So because we know that यहाँ पे proportionality है, जब हम यहाँ पे हटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई constant quantity यहाँ पे आ जाएगी. So we can say that V is equals to IR by removing this proportionality sign. और यहाँ से हम ये कह सकते हैं that R is equals to V by I. अब यहाँ पे ये जो R है, this is called resistor and it is measured in ohms. इसको ohms में, और ohm का आप लोग सिंबल देख लें, उसका सिंबल ये होता है. ठीक है, and what is a resistor? Resistor has the ability to resist the flow of electric current. इसलिए इसको जो है वो हम resistor कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है या resist करता है. ठीक है, this is a symbol of a resistor. ये जहां पे भी हम ये यूज करेंगे ये रेजिस्टर का सिंबल होगा. ठीक है, एंड इट हैज अ वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड एज आर. अब यहाँ पे देखिए हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं V, और इसमें से करंट क्या हो रहा है, I पास हो रहा है. सो वी कैन से दैट V is equals to IR, where R is the value of resistor, V is the voltage applied, and I is the amount of current that's flowing through the circuit. So now we have to see कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है, बिकॉज हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है दिस डायरेक्शन, सो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है. वोल्टेज हमारे पास इस रेजिस्टर में कैसे फ्लो कर रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव है. ठीक है, और करंट हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे हम क्योंकि कन्वेंशनल करंट को लेने पॉजिटिव प्रोटॉन्स के फ्लो को, तो उसी करंट की डायरेक्शन हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव.
अब हमारे पास जो ओहम्स लॉ है उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टर की जो वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, रेजिस्टर्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, इट कुड बी एनीवेयर एंड इट कुड बी इन्फिनिटी एज वेल। हाँ, जो इसके एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो या तो 0 है या वो इन्फिनिटी है। ठीक है, एंड कीप इट इन माइंड ओनली ओहम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर द रेजिस्टर सर्किट्स, लीनियर रेजिस्टर्स। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टर्स भी होते हैं, हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टर्स भी होते हैं, लेकिन Ohm's law is only applicable for the linear resistors. Linear resistors का ये मतलब है जिसमें एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से, वोल्टेज को इंक्रीज होने से करंट भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लीनियर रेजिस्टर्स। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के सर्किट्स हैं। पहले सिनेरियो को अब देखें तो रेजिस्टर को यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एलिमिनेट किया है और उसकी जगह हमने एक स्ट्रेट लाइन जो है वो लगा दिया। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 0 है। सो इफ हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ द अप्लाई वोल्टेज इज 0, तो हमारे पास क्या होगा, आर की वैल्यू जो है वो अगर 0 है तो हमारे पास वी वुड हैव अ मैक्सिमम करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकॉज रेजिस्टेंस इसकी क्या है, 0 है। सो दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट्स। तो शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस हमारे पास 0 होती है और करंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। कीप इट इन माइंड कि रेजिस्टेंस एंड करंट आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का अपोजिट है। तो अगर रेजिस्टेंस 0 होगी तो हमारे पास ऑब्वियसली सर्किट में से मैक्सिमम करंट पास होगा, बट कीप इट इन माइंड हमारे पास वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। आई हमारे पास जो भी हो, बिकॉज R इज 0, तो हमारे पास अप्लाई ये वोल्टेज इसके क्रॉस, जो रेजिस्टर क्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रही है वो क्या होगी, 0 होगी। दिस टाइप ऑफ सर्किट्स आर कॉल्ड एज द शॉर्ट सर्किट्स और इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाय दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। अब दूसरे हमारे पास जो सर्किट्स हैं दे आर कॉल्ड एज ओपन सर्किट्स। अब ओपन सर्किट्स में हमने क्या किया हुआ, सर्किट को दरमियान में से हमने ओपन कर दिया या ब्रेक कर दिया। जब भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा उस टाइम पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। मतलब ओपन सर्किट के केस में हमारे पास इट वुड प्रोवाइड द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिकॉज ओपन है, तो सर्किट में से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए करंट नीड अ पाथ टू फ्लो, नीड्स अ पाथ टू फ्लो। तो यहाँ पे कोई करंट को फ्लो करने के लिए पाथ नहीं मिल रहा, तो I क्या होगा, 0 होगा। इफ I is 0, so it has a maximum resistance which is called as the infinite resistance। infinity का साइन है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसे डॉट शो हो रहा है, बट दिस इज इन्फिनिटी। R यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब I 0 है लेकिन R इन्फिनिटी है, so we have a certain voltage across here। This type of circuit is called as the open circuits। ठीक है, सो कीप इट इन माइंड हमारे पास शॉर्ट सर्किट्स भी होंगे जिनको हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। शॉर्ट सर्किट में वी हैव द मैक्सिमम करंट, while in case of open circuit the circuit is open, मतलब यहाँ पे एक ब्रेक आ गई है, इसकी वजह से इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हमारे पास इनफाइनाइट है और सर्किट में से 0 करंट फ्लो करेगा। मींस ओपन सर्किट के केस में करंट हमारे पास फ्लो नहीं करेगा बिकॉज देयर इज अ नो पाथ फॉर करंट टू फ्लो, बट इट वुड प्रोवाइड द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैन बी 0, इट कैन बी इनफाइनाइट एंड इट कैन बी एनी अदर वैल्यू। सो 0 रेजिस्टेंस हमारे पास होगी इन केस ऑफ द शॉर्ट सर्किट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी हमारे पास इन केस ऑफ द ओपन सर्किट। Similarly, next thing is conductance. Just like resistance is represented by R, this conductance is represented by G. Conductance is nothing but this is a reciprocal of resistance. So we can say that conductance is equals to 1 by R, reciprocal of R. Conductance names indicate हो रही है, it has the ability to conduct electric current। जैसे resistance electric current को resist करती है, oppose करती है, तो क्योंकि इसका opposite है तो ये क्या करेगा, it will conduct certain electric current। और इसकी यूनिट हमारे पास mho है, it is opposite of ohm। ठीक है, और इट कैन बी मेजर्ड इन सीमेंस। सो जहां पे भी कंडक्टेंस होगी उसको हम या तो सीमेंस में लेंगे या हम उसको mho में लेंगे, एंड कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसी तरह से वी वुड सी के हमने देखा कि रेजिस्टिव सर्किट के केस में कंडक्टेंस क्या होती है, वी सी के वोल्टेज को इंक्रीज करने से रेजिस्टिव सर्किट के केस में करंट इंक्रीज होता है। नाउ वी हैव टू सी के व्हाट शुड बी द पावर इन केस ऑफ द रेजिस्टिव सर्किट। नॉर्मली वी नो दैट P is equals to VI, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एक्चुअली गिव्स अस द पावर। अब हम यहाँ पे I की जगह, I अपनी जगह पे है, V की जगह ओम्स लॉसेस की वैल्यू पुट करें तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा। या अगर मैं I की जगह V by R पुट करूं तो मेरे पास V स्क्वायर by R आ जाएगा वॉट्स में। So power could be either VI, it could be I square R और it could be V square by R, anything। ये हमारे पास क्या है, पावर। ये यहाँ पे हमने इसको इन टर्म्स ऑफ R रिप्रेजेंट किया, जहाँ पे हमने इसको इन टर्म्स ऑफ V एंड I रिप्रेजेंट किया।
आर एंड जी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, क्योंकि आर भी पॉजिटिव होता है, जी कंडक्टेंस भी पॉजिटिव होती है, इसकी पावर हमारे पास क्या होगी, वो भी पॉजिटिव होगी इन केस ऑफ ए रेजिस्टर। सो रेजिस्टर एब्जॉर्ब्स पावर फ्रॉम द सर्किट। अब रेजिस्टर क्या करता है, पावर को सर्किट में से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए रेजिस्टर को हम क्या करते हैं, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स है, जो कि पावर सप्लाई कर रहे होते हैं, लाइक वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। लेकिन रेजिस्टर क्योंकि पावर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये हमारे पास पैसिव एलिमेंट है। ठीक है। सो नाउ वी हैव टू सी द एग्जांपल, जिसमें हमारे पास क्या है, आपको एक सर्किट नजर आ रहा है। सर्किट में हमने यहाँ पे एक सोर्स लगाया हुआ है। ये सोर्स, ये जो हमारे पास सिंबल है, ये करंट का है। ठीक है। अगर वोल्टेज सोर्स होगा तो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होगा, अगर एरो है तो ये हमारे पास करंट सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास 2 मिली एम्पियर है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और रेजिस्टर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 किलो ओम है। ठीक है। कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज V है, कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो I है। वी हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज V, कंडक्टेंस G एंड पावर P फ्रॉम द फिगर बिलो। इस फिगर में हमने वोल्टेज, कंडक्टेंस और पावर को कैलकुलेट करना है। So now we know that voltage is equal, because this is a resistive circuit, so we can easily apply Ohm's law that V is equals to IR। आई मेरे पास क्या है, 2 मिली एम्पियर है, आर मेरे पास क्या है, 10 किलो ओम है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। बट कीप इट इन माइंड, ये हमारे पास किलो में है, ये हमारे पास मिली में है। मिली इज 10 पावर -3, किलो इज 10 पावर +3। सो किलो और मिली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और टोटल मेरे पास 20 वोल्ट्स हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगी अक्रॉस दिस रेजिस्टर। नेक्स्ट थिंग इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है, मेरे पास रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। सो जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। सो इट इज 1 बाय 10 किलो ओम। सो इट वुड बी 1 बाय 10, मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.1। और ये जो किलो है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 10 पावर -3 हो जाएगा। सो कंडक्टेंस की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 0.1 मिली सीमेंस या 0.1 मिली मो। और पार मेरे पास क्या आ जाएगी, पार के हमारे पास तीन रिलेशनशिप है। यू कैन इधर अप्लाई p is equals to vi, you can apply p is equals to i square by r, I square r, और you can apply v square by r। लेकिन सिंपली मेरे पास v की वैल्यू है 20 वोल्ट, मेरे पास करंट है 2 मिली एम्पियर। सो वी कैन फाइंड आउट कि हमारे पास यहाँ पे जो पावर होगी वो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 मिली वॉट्स मेरे पास टोटल पावर आ जाएगी इस सर्किट की। ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल नंबर 2। इसमें आप देखें तो मेरे पास सर्किट में आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अब इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट द करंट आई इन द फिगर बिलो व्हेन द स्विच इज इन पोजीशन 1। जब स्विच पोजीशन 1 में है तो मेरे पास करंट क्या होगा, और जब स्विच पोजीशन 2 में है तब करंट क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब स्विच पोजीशन 1 पे है, इट मींस यहाँ से पाथ क्या है, ओपन है। यहाँ से सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। तो ये वाला पोर्शन हम सर्किट में इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ऑल एंड ऑल मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो सर्किट का सर्किट का पास सिर्फ ये वाला पोर्शन है, जिसमें मेरे पास एक वोल्टेज है 3 वोल्ट्स का, और ये 10 ओम को करंट आई प्रोवाइड कर रहा है। तो करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ओम्स का सिंपली अप्लाई करना है, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, V बाय आर के। V की वैल्यू है 3, आई की वैल्यू क्या है 100, दोनों को डिवाइड करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या है, व्हेन द स्विच इज इन पोजीशन 2, जब से स्विच पोजीशन 2 में चला जाएगा तो यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब मेरे पास ये वाला पोर्शन सर्किट का पाथ नहीं रहेगा। ऑल आई हैव 3 वोल्ट सोर्स और 150 ओम का रेजिस्टर। ठीक है। ये सर्किट यहाँ पे जाके ये एरो कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब मैं अगर आई कैलकुलेट करूं तो V की वैल्यू क्या है, 3 है, रेजिस्टर की वैल्यू मेरे पास क्या 150 है, दोनों को डिवाइड करके आई कैन गेट कि आई मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नोड, ब्रांचेस एंड लूप्स। ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी, अंडरस्टैंड करनी मस्ट है कि ये सर्किट का ही पार्ट है कि सर्किट में नोड्स भी हो सकती है, सर्किट में ब्रांचेस भी हो सकती है, सर्किट में लूप्स भी हो सकती है। अच्छा so elements of electric circuit can be interconnected in the several ways. They can be connected in branches, they can be connected in nodes, they can be connected in loops. So branch क्या है, branch represents a single element। कोई भी single element है, चाहे वो voltage source है, वो resistor है, current source है, लैंप है, कोई आपके पास बैटरी लगी हुई है, वो आपके पास क्या है, एक ब्रांच है। हर एलिमेंट एक ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नोट क्या है, द मीटिंग पॉइंट बिटवीन टू आर मोर ब्रांचेस। जहां पे भी दो सर्किट एलिमेंट या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट्स मीट कर रहे होंगे, जहां पे वो कंबाइन हो रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी नोड कहते हैं। और लूप क्या, इट इज एनी क्लोज पाथ। लूप आपको सिंपली आइडिया हो जाएगा। नोड यहाँ पे थोड़ा आपके लिए
है कि आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन सिंपल इज मैथ, जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस या एलिमेंट मीट कर रहे हैं, उसको हम नोड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसमें देखें इसमें कितनी ब्रांचेस हैं, एक इसमें 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है 1, 5 ओम का रेजिस्टर 2, 2 ओम का रेजिस्टर 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो इसमें कितनी ब्रांचेस है? 5 एलिमेंट है, तो इसमें 5 ब्रांचेस हैं, ठीक है। 2 जिनमें से सोर्सेज है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स है, और 3 मेरे पास क्या है? रेजिस्टर्स हैं। ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे 5 ब्रांचेस है। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि नोड्स यहाँ पे कितनी है। अब देखें, फर्स्ट नोड इज ए, जो कि इन दोनों रेजिस्टर्स, इन दोनों ब्रांचेस के जो है मीटिंग पॉइंट है, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। इस तरह से 2 और 5 ओम इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये सेकंड नोड आ गई। लेकिन ये नोड क्या है? कंबाइन है। जहां पे भी ज्यादा एलिमेंट्स मीट करेंगे उसको हम ओवरऑल एक ही नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए 3 भी इसी पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है और 2 एम्पियर का सोर्स भी इसी पॉइंट पे आके कनेक्ट हो रहा है। सो ये सारे के सारे मिलके मेरे पास एक नोड बना रहे हैं बी। और एक मेरे पास इन सब एलिमेंट्स की कॉमन नोड है कि यहाँ पे ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? अगेन कंबाइन हो रहे हैं सारी ब्रांचेस, तो ये मेरे पास नोड सी है। तो इस सर्किट में मेरे पास 5 ब्रांचेस हैं और मेरे पास 3 नोड्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास कितनी नज़र कितनी ब्रांचेस हैं? ब्रांचेस इसमें कितनी है? 1 सॉरी 1, 2, 3, 4, 5। 5 इसमें ब्रांचेस हैं, ठीक है? और नोड्स इसमें क्या है? ये एक नोड है ए, और यहाँ पे सब एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। ये बी नोड है और यहाँ पे अगेन कंबाइन हो रहे एलिमेंट्स, तो ये मेरे पास सी नोड है, ठीक है? तो इस ब्रांचेस में सर्किट में मेरे पास 5 ब्रांचेस हैं और 3 नोड्स हैं। ये वही सर्किट है, उसको हमने थोड़ा-सा रीड्रॉ कर लिया है इस तरह से। ठीक है? ताकि हमें अंडरस्टैंड हो जाए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे-कैसे हम इनको जो है वो इंटरफेस करें। अच्छा, अगर हम इसको देखें, तो इसमें आपके पास कितनी ब्रांचेस और नोड्स प्रेज़ेंट है, ये आपकी असाइनमेंट है, होम असाइनमेंट, ठीक है? ये मैंने आपसे लेक्चर के टाइम पे डिस्कस करना है कि इस सर्किट में आपके पास कितनी ब्रांचेस आ रही हैं और कितने नोड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? किर्चॉफ्स लॉज़। अभी हमने ओहम्स लॉ को डिस्कस किया, अब मेरे पास नेक्स्ट लॉ आता है किर्चॉफ्स लॉ। किर्चॉफ्स लॉ इज इंडिकेटेड बाय इट्स नेम। Kirchhoff's law are based on the voltage and current, so they can be called as Kirchhoff's current law and they can be called as Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's current law is also called as KCL, KCL. ठीक है? और KCL क्या स्टेट करता है? The algebraic sum of current entering or leaving the node is zero. या we can say the algebraic sum of current in any closed boundary is zero. एक क्लोज पाथ के अंदर के जितने भी करंट होंगे उनका सम मेरे पास क्या होगा? जीरो होगा। सो वी कैन से कि करंट जो नोड में एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव है, करंट जो नोड में से लीव कर रहा है वो नेगेटिव है। अब आपको नोड का पता है कि वो दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन है, ठीक है? तो ये नोड पॉजिटिव, करंट जब इस नोड में एंटर करेगा तो वो पॉजिटिव है, करंट लीव करेगा तो वो नेगेटिव है। सो वी कैन से दैट द करंट सम ऑफ द करंट लीविंग मस्ट बी इक्वल्स टू द करंट एंटरिंग। एक नोड में जितने करंट एंटर हो रहे हैं उतने नोड में से करंट क्या हो रहे हैं? लीव हो रहे हैं, इनका सम आपके पास क्या होगा? जीरो होगा। सो वी कैन से, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक नोड है जहाँ पे ये सारे के सारे करंट क्या हो रहे हैं? या तो एंटर हो रहे हैं या रीड हो रहे हैं, ये इनका इंटरकनेक्शन है। अब हम यहाँ पे इस यहाँ से हम केसीएल की इक्वेशन लिखे तो क्या आएगी? देखिए I1 इस नोड में एंटर हो रहा है, I3 भी इस नोड में एंटर हो रहा है और I4 भी इस नोड में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है। जबकि I2 और I5 इस नोड से क्या हो रहे हैं? एग्जिट कर रहे हैं। सो वी कैन से अप्लाइंग केसीएल या किर्चॉफ्स करंट लॉ, करंट एंटरिंग मस्ट बी इक्वल्स टू द करंट लीविंग। सो I1 plus I3 plus I4 is equals to I2 plus I5. So this justifies that current entering is equals to current leaving. सो ये दिस इज एनी क्लोज बाउंड्री या क्लोज पाथ जिसको हमने कंसिडर करना होता है, ठीक है? कि किसी क्लोज पाथ के अंदर जो है वो आपके पास करंट लिविंग मस्ट बी इक्वल्स टू करंट लिविंग। अच्छा, अब इसमें ये कह रहा है यूज केसीएल टू ऑब्टेन करंट्स I1, I2 एंड I3 इन द सर्किट। के इस सर्किट में आपके पास डिफरेंट करंट्स हैं। आपने यहाँ से कुछ करंट की वैल्यूज गिवन है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, और कुछ करंट्स को उसने I1, I2 और I3 से रिप्रेजेंट कर दिया। आपने क्या करना है? केसीएल लगा के I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालना है। अच्छा, अब ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपने केसीएल नोड पे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने इस सर्किट में नोड आइडेंटिफाई करनी है कि कितनी नोड है। एक नोड मेरे पास ये है, ठीक है, जहाँ पे I1 एंटर हो रहा है, 1 एम्पियर भी एंटर हो रहा है, इस नोड पे 10 एम्पियर करंट एग्जिट कर रहा है, 2 एम्पियर करंट भी यहाँ से क्या हो रहा है? लीव कर रहा है।
दूसरी नोड मेरे पास ये है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स का, डिफरेंट ब्रांचेस का इंटरकनेक्शन है, मीटिंग पॉइंट है, जिसमें I2 एग्जिट कर रहा है, 3 एम्पियर इसमें एंटर हो रहा है, 2 एम्पियर भी इसमें एंटर हो रहा है, और 1 एम्पियर अगेन इससे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। और जो तीसरी नोड है वो मेरे पास ये है, जिसमें I2 एंटर हो रहा है, I3 से क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, और 3 एम्पियर भी इससे क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। अब नोड्स मेरे पास ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये कंबाइंड नोड भी है, ठीक हो गया, ये वाली नोड। अब हमने यहाँ से ये देखना है कि हमने I1, I2 और I3 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। अगर हम फर्स्ट नोड को देखें तो फर्स्ट नोड में अगर हम KCL अप्लाई करें तो करंट एंटरिंग क्या है, I1 प्लस 1, 1 एम्पियर करंट भी इसमें एंटर हो रहा है, सो I1 प्लस 1 इज इक्वल टू एग्जिट कौन सा करंट करें, 10 प्लस 2, ठीक है। सो 10 प्लस 2 इज 12, I1 इज प्लस 1 एम्पियर इज इक्वल टू 12 एम्पियर, सो I1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से I1 आ गया। अब इस नोड पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो इसमें जो करंट एंटर हो रहा है वो क्या है, 3 प्लस 2, और एग्जिट कौन से कर रहे हैं, 3 प्लस 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 1 प्लस I2। तो यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ से निकाली तो आप किसी भी थर्ड लूप के क्रॉस जहाँ पे I3 हो रहा है तो उसके क्रॉस जो है वो आप लगा के आप I3 भी निकाल सकते हैं। अगर हम सिर्फ इस नोड को कंसिडर करें तो इस नोड में I2 एंटर हो रहा है, I3 और 3, I2 एंटर हो रहा है, I3 इसमें नोड में से एग्जिट कर रहा है, 3 एम्पियर भी इसमें से एग्जिट कर रहा है। तो I2 की मेरे पास वैल्यू है 3, ऑलरेडी नोन है, तो वहां से हम I3 जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। So this was Kirchhoff's current law that states that sum of the current entering must be equals to current leaving. Next one is Kirchhoff's voltage law. Kirchhoff's voltage law क्या कहता है, it is applied to a loop in the circuit. Keep it in mind, जो Kirchhoff's current law था वो नोड के क्रॉस अप्लाई होता है, और ये जो है वो लूप के क्रॉस, लूप is any closed path, ठीक है। So according to KVL, the algebraic sum of voltages in a loop is zero. A voltage that can be either a voltage rise or then that can be a voltage drop, लेकिन उन सबका algebraic sum हमारे पास क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक सोर्स है जो कि VS सोर्स है, और बाकी मेरे पास यहाँ पे 3 कोई भी एलिमेंट्स लगे हुए हैं, सर्किट एलिमेंट्स, ये कोई भी रेजिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। सो 1, 2 एंड 3। सो फर्स्ट एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V1 है, सेकंड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V2, और थर्ड के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है V3 है। सो अकॉर्डिंग टू AVL इन सब वोल्टेजेस का सम मेरे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। सो वी कैन से दैट VS, देखिए ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, सो माइनस VS प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट स्टेट्स द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अच्छा, इसी तरह से जो एग्जांपल 10 है, दैट इज यूज KVL टू ऑब्टेन V1 V2 एंड V3। अब इसमें ये V1 है, ये V2 है, और ये मेरे पास क्या है, V3 है। सो अब सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि सर्किट में कितनी लूप्स बन रही हैं, ठीक है। सो दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज द क्लोज पाथ, ये मेरे पास एक दूसरा क्लोज पाथ है, और ये मेरे पास तीसरा क्लोज पाथ है, ठीक है। सो अगर हम इन सब में वोल्टेजेस का फर्स्ट लूप के क्रॉस वोल्टेज का सम लें, KVL अप्लाई करें, तो ये क्या आ जाएगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो -20, -25 प्लस 10 प्लस V1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस लूप में हम देखें तो इसमें डायरेक्शन क्या आ रही है, +15 माइनस V2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से इस लूप में हम KVL अप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस V2 प्लस V3 माइनस V1 इज इक्वल टू 0। तो V1 V2 यहाँ पे है, तो V3 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट इज यूज KVL टू ऑब्टेन V1 एंड V2। ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। दिस इज V1, दिस इज V2। पहली लूप में आप KVL अप्लाई करें, सम ऑफ वोल्टेजेस, और दूसरी लूप में आप अप्लाई करें तो आपको यहाँ से आसानी हो जाएगी। कीप इट इन माइंड, आपने करंट की डायरेक्शन वही देखनी है कि अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो आपने वोल्टेज को नेगेटिव लेना है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो वोल्टेज माइनस होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो वोल्टेज क्या प्लस है। आपने इस लूप में भी KVL अप्लाई करना है, इस लूप में भी, एंड यू कैन फाइंड आउट V1 एंड यू कैन फाइंड आउट V2। Similarly, calculate the power dissipated in the 5 ohm resistor. कि 5 ohm का जो resistor है इसके क्रॉस आपने क्या करना है, पावर डिसिपेट करनी है। इसके अलावा पावर डिसिपेशन जो आपने फाइंड करना है। ये एग्जांपल मैंने आपको जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करानी है, ठीक है। हम इसमें ये देखेंगे
कि इसमें 445 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 10 ओम का रेजिस्टर है, 5 ओम का रेजिस्टर है, 3 वोल्ट का रेजिस्टर है, 3 वी नॉट हमारे पास एक और सोर्स है। अब इसमें ये देखिए ये वाला सोर्स डिपेंडेंट है क्योंकि किसी पे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये जो सोर्स है ये मेरे पास सॉरी ये वाला सोर्स इंडिपेंडेंट है, जबकि ये वाला सोर्स मेरे पास क्या है डिपेंडेंट है, बिकॉज दिस इज 3 वी नॉट व्हाइल वी नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। तो दिस इज अ डिपेंडेंट सोर्स, इनको हम डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 3 टाइम्स ऑफ वी नॉट। अब वी नॉट वो वोल्टेज है जो कि 10 ओम के अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगी, वो हमारे पास वी नॉट है, ठीक है। अब हमने सिंपली क्या करना है, ये हमारे पास क्लोज पाथ है, इसके अक्रॉस हमने केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल मेरे पास क्या आ जाएगा, -45 प्लस वी नॉट प्लस -3 वी नॉट प्लस 5 इज इक्वल्स टू प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज मेरे पास प्लस 5 ओम के क्रॉस वोल्टेज को हम आई आर ले लेते हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये हमारे पास केवीएल अप्लाई हो गया इसके क्रॉस, लेकिन हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस वोल्टेज का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो पता लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे। अब वी नॉट मेरे पास जो है वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो मेरे पास किसके इक्वल है, 10 तो क्रॉस रेजिस्टर है और क्योंकि इस पूरी लूप में एक ही करंट फ्लो कर रहा है, सो करंट इज आई। सो मैं इसको कह सकती हूँ कि वी नॉट मेरे पास किसके इक्वल है, 10 आई के, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो गया, 5 आई के, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा 3, और वी नॉट की वैल्यू क्या है 10 आई की। तो यहाँ से पहले मैं आई निकाल लूंगी, जब मेरे पास आई आ जाएगा तो यहाँ से हम वी नॉट की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, और पावर डेसिपेटेड अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर मेरे पास क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू वी आई। आई इस पूरे सर्किट में एक ही फ्लो हो रहा है, उसके क्रॉस जब हम इसके क्रॉस या तो वोल्टेज निकालना है या हम ये करें P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई की वैल्यू है उसका स्क्वायर लेके आर के साथ उसको मल्टीप्लाई करके, आर की वैल्यू 5 है, सो आई कैन फाइंड आउट द पावर डेसिपेशन इन द सर्किट, ठीक है। अब ये बेसिकली आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि हम डेविड जे एरवन की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं। इस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 हमने जो है वो आज डिस्कस किया। मैं इस चैप्टर बुक की आपको शॉर्ट फॉर्म जो है वो सीआर को सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग जब उसको देख लें, और इसी चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम जो है वो गए हैं। अब जो न्यूमेरिकल्स आपको मैंने कराए हैं आप लोग वो कर ले, नहीं तो आपने एग्जाम्पल वो न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं, और एग्जाम्पल 1.2, एग्जाम्पल सॉरी 2.1 और एग्जाम्पल 2.2, एग्जाम्पल 2.3 और एग्जाम्पल 2.4, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपका होम असाइनमेंट है, ये आपने देख के आनी है। अगर आपको यहाँ पे कोई इशू आता है तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है, ये नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में हम ये एग्जाम्पल्स जो है वो सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे, आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके बाद हम जो है वो सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स पे जो है वो जाएंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।